और अब प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे अबू बकर और उससे होने वाली पूछताछ की। सिलसिलेवार धमाका केस में मतलूब अबू बकर और उसके एक साथी को दुबई में गिरफ्तार किया गया। अबू बकर ने धमाका खेज अशिया मुहैया कराई थी। अबू बकर से खुफिया एजेंसी पूछताछ करेंगी। आपको बताएं कि अबू बकर पाकिस्तान और यूएई में रह चुका है। मुंबई में 12 मार्च 1993 को हुए सिलसिलेवार धमाके में 257 अफराद हलाक हो गए थे, 700 से ज्यादा जख्मी हुए थे और इसी सिलसिले में ये तमाम तर पूछताछ होनी है। चलिए सीधे रुख करेंगे। हमारे दो साथी हमारे साथ मौजूद हैं। शंकर आनंद दिल्ली से हैं और प्रशांत पांडे मुंबई से हैं। प्रशांत, सबसे पहले आपका रुख करेंगे और जानना चाहेंगे अभी तक की क्या कुछ अपडेट है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जानकारी मिली है कि अबू बकर और साथ ही उसका जो साथी फिरोज है, इसकी गिरफ्तारी जो है दुबई में हो चुकी है। प्रत्यापन की जो प्रक्रिया होती है, उसे ले आने की जो प्रक्रिया होती है, वो पूरी तरह से चालू है। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा आरोपी बताया जा रहा है। 93 ब्लास्ट में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी गिरफ्तारी अब तक की बताई जा सकती है, क्योंकि इसके पहले अगर आरोपियों के नाम देखे जाए तो मुस्तफा दोसा जो हार्ट अटैक से मर चुके थे, उन आरोपियों के नाम थे जो गिरफ्तारी में थे और सारी चीज़ें उनकी क्लियर थी। लेकिन ये ऐसा आरोपी है जो 93 ब्लास्ट से पहले ही खाड़ी देशों में रहा करता था और वहाँ से स्मगलिंग के काम किया करता था। अब जिस तरह से जांच में ये बात आई है सामने कि यही वो व्यक्ति है जो पाकिस्तान से आरडीएक्स मुंबई तक पहुंचाया था रायगढ़ के रास्ते से, यानी कुल मिलाकर देखा जाए इसकी गिरफ्तारी सबसे बड़ी मानी जा रही है और इसका कहीं पर नाम नहीं था। सबसे अहम बात मैं आपको यहाँ पर याद दिलाने की कोशिश करूँ कि 93 बम धमाका होने के बाद जब वलसाड़ में अहमद शेख नामक एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई थी, तो उसके वक्त पूछताछ में उसने सबसे पहले नाम लिया था अबू बकर का कि भाई ये ऐसा एक व्यक्ति है, आरोपी है जिसका इन्वॉल्वमेंट 93 ब्लास्ट में है। जिसके बाद जांच एजेंसियों ने अबू बकर इस नाम को ढूंढना शुरू किया और उसके बाद 97 में जाकर इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया गया था। जैसे ही जांच आगे बढ़ी तो ये बात सामने आ रही थी, कभी ये दुबई में है, कभी पाकिस्तान में, कभी यूएई में है, यानी अलग अलग देशों में रहा करता था और जब वहां पर एजेंसियां पहुंचती तो वहां से भाग निकलने में कामयाब होता था। बहरहाल इस बार कामयाबी एजेंसी के हाथ लग चुकी है। अब देखना ही होगा कि जब इसे और फिरोज जो उसका साथी है उसे जब भारत लाया जाएगा और जब पूछताछ एजेंसियां करेंगी तो और क्या कुछ अहम खुलासे होता है। सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि अबू बकर जो है वो डायरेक्टली दाऊद इब्राहिम के संपर्क में था और आरडीएक्स पहुंचाने का काम उसने किया था। साथ ही फिरोज की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा व्यक्ति है जो पासपोर्ट पर बदल के अपने नाम का इस्तेमाल करता था और जिस तरह से पुराने कुछ आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो 93 ब्लास्ट को नज़दीक से देख चुके हैं, जिन्होंने जांच भी किया है, उनका साफ तौर पर कहना है कि फिरोज जो है वो अलग अलग पासपोर्ट में मुंबई आता था। नई मुंबई जो इलाका सटा हुआ मुंबई से, वहाँ पर आना जाना उसका लगातार हुआ करता था और तकरीबन 97 से लेकर 99 के बीच वो कराची में दाऊद से कई बार मुलाकात भी कर चुका है। तो अहम ये खुलासे हैं जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा जब दोनों भारत के हिरासत में आ जाएंगे, भारत जब उन्हें लेकर आएगी जांच एजेंसियां और पूछताछ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी, तो देखना होगा कि क्या कुछ अहम खुलासे और होते हैं। जी, तो बहरहाल पूरे मुंबई वासियों को भी इससे अहम जो खुलासे हैं उनका इंतजार रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं शंकर आनंद। शंकर, जिस तरह से सुबह से ये खबर जो है ये आनी शुरू हुई कि अब मुंबई धमाकों से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं, तो सभी की नजर इस खबर पर आ गई थी। आपसे तमाम तक जानकारी चाहेंगे कि किस तरह से हिंदुस्तान को ये कामयाबी मिली। देखिए, इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और रॉ की टीम बकायदा काम कर रही थी। रॉ के पास इंफॉर्मेशन जो पिछले काफी समय से वो बकायदा जुटाने शुरू किए थे और इस मामले में सीबीआई जो इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, हालांकि बाद में केस एनआईए को भी ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन जब इस सीबीआई इस मामले की तफ्तीश के दौरान कई महत्वपूर्ण जो जानकारी जुटाई गई थी, उसी के आधार पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और आरसी जारी होने के बाद इस मामले में पिछले काफी समय से कोशिश की जा रही थी कि इसे जल्द से जल्द भारत लाया जाए और इस मामले में लगातार जो एलआर की प्रक्रिया है उसको करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो उसको भारत में लाने का जो एक सपना है वो पूरा नहीं हो पा रहा था। और निश्चित तौर पर जिस तरह से वहां पे दुबई में बकायदा इसको डिटेन किया गया है, अब उसे भारत में लाने की तैयारी चल रही है। एक बहुत बड़ी कामयाबी कही जा सकती है और इस कामयाबी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
यानी एनएसए, अजीत डोभाल की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण है। और अजीत डोभाल की अगर बात करें तो पिछले 6 महीने के अंदर में कई ऐसे बड़े जो भगोड़े हैं उसके खिलाफ उसको भारत में लाने की जो एक ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन के तहत ही इसको लाया जा रहा है। तो पिछले 6 महीने में कई लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है और कई ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी भारतीय जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। जल्द ही उसे भारत में लाने की तैयारी होगी, चाहे बात वो अबू बकर की हो या और भी कई ऐसे बड़े आतंकी हैं, उसको भारत में लाने की तैयारी चल रही है। तो इस मामले में जो सीबीआई है अभी औपचारिक तौर पे कुछ भी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन हमारे जो सोर्स सीबीआई के बता रहे हैं, जो इंटरपोल जैसी संस्था के साथ में जुड़े हुए हैं, तो अगर इंटरपोल की बात करें तो इंटरपोल की नोडल एजेंसी सीबीआई है देश में, तो लिहाजा सीबीआई इन तमाम मामलों को देख रही है। तो इंतजार होगा निश्चित तौर पे। इसमें सिर्फ मुंबई पुलिस नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और इसके साथ ही कई ऐसी जांच एजेंसियां हैं, आईबी और रॉ की टीम भी बकायदा इस जब भारत में लाया जाएगा तो उस आरोपी से, उस आतंकी से ये तमाम जांच एजेंसियां एक ज्वाइंट शंकर जिस तरह से ये काफी अहम मामला रहा है और लगातार जो भी जांच एजेंसियां हैं वो बहुत ही फूंक फूंक कर कदम उठा रही हैं, हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि अबू बकर के जब हिंदुस्तान में आ जाएगा, उससे जांच की जाएगी तो कई और अहम खुलासे भी हो सकते हैं। निश्चित तौर पे जिस तरह से इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया था, अगर मुंबई में हुए 1993 का जो ब्लास्ट है उसके बाद भी जो किस तरह से आतंकी गतिविधियां लगातार सहित देश के अन्य हिस्सों में लगातार चल रही थी, तो इस मामले में किस तरह से उन लोगों का साठगांठ, किस तरह से बड़े बड़े कारोबारी, बड़े राजनीतिक और तमाम जो लोगों के साथ में उसके साठगांठ किस तरह से थी, इस मामले में जब पूछताछ होगी तो निश्चित तौर पे कई मामले और भी सामने आ सकते हैं। और किस तरह से दुबई में रह करके ये आतंकी भारत के अंदर में आतंकी गतिविधियां चलाते हैं, किस तरह से बकायदा इनका नेटवर्क है और किस तरह से उस वक्त में उस आतंक की वारदात को अंजाम दिया गया था, इन तमाम मामलों पे विस्तार से पूछताछ होगी। तो निश्चित तौर पे इस मामले में कई कड़ियां जो है वो उसका खुलासा हो सकता है कि जिस तरह से बकायदा इन लोगों का नेटवर्क है, उस नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। तो निश्चित तौर पे इंतजार किया जा रहा है। भारतीय जांच एजेंसियां जो है वो अब इंतजार कर रही है कि जल्द से जल्द अबू बकर को भारत में लाने की। हालांकि शुरुआती तौर पर जिस वक्त में उसे वहां पे डिटेन किया गया तो इस बात की जानकारी मिली कि उसे जल्द ही भारत में लाया जा रहा है, लेकिन कल देर रात के बाद अभी तक इस मामले में औपचारिक तौर पर कुछ भी सीबीआई नहीं कह रही है। हालांकि इससे पहले भी जब क्रिश्चियन मिशेल को लाया गया उस वक्त में भी सीबीआई कुछ नहीं कह रही थी, जब दीपक तलवार और राजीव सक्सेना को लाया गया उस वक्त में भी औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कह रही थी, क्योंकि इसकी जो वजह बताई जा रही है वो एनएसए इस तरह की जो कोई भी आतंकी वारदात बड़े भगोड़ों को या जो इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, इसको इतना सीक्रेट रखते हैं, इतना गुप्त रखते हैं कि कानो कान किसी को पता नहीं चलता है। जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी का मामला है तो इन तमाम चीजों में एहतियात, प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। शंकर, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रशांत, आपकी तरफ आना चाहेंगे। और मुंबई में जिस तरह से लगातार इन मामलों को लेकर बात होती रही है और खासतौर से जो लोग इस धमाकों से सबसे ज्यादा मुतासिर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक राहत की खबर होगी कि कम से कम इतने साल के बाद लेकिन उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी। जी बिल्कुल, देखिए इसी बात को मैं अगर थोड़ा सा पीछे मुड़कर जाऊं और बताने की कोशिश करूं कि 93 ब्लास्ट केस जो मुंबई के स्पेशल कोर्ट में चल रहा था, तो उसकी जो सुनवाई थी वो प्रक्रिया खत्म होने में 2 दशक बीत गए थे, यानी तकरीबन 25 से 26 साल बीत जाने के बाद उसमें कहीं ना कहीं ऑर्डर आया था जिसमें मुस्तफा दोसा, अब्बू सलीम ऐसे तकरीबन कई ऐसे आरोपी थे जो इस मामले में जिन्हें फांसी की सजा भी मुकर्रर की गई थी, जिसमें मुस्तफा दोसा की हार्ट अटैक से चलते मौत भी हो गई थी, मैं आपको याद दिला दूँ। तो ऐसे में उस वक्त ही जो पीड़ित है उन्हें कहीं ना कहीं इंसाफ की करार थी, लेकिन 2 दशक बीत जाने के बाद उन्हें इंसाफ मिला। लेकिन इस व्यक्ति का नाम, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि अबू बकर, इस व्यक्ति का नाम 93 ब्लास्ट के बाद से कहीं नहीं था। जब एक आतंकी की गिरफ्तारी वलसाड़ में हुई ब्लास्ट के बाद, तब उसने अहमद शेख, मैं आपको फिर से उसका नाम बताता हूं, अहमद शेख के उस बयान के बाद अबू बकर का नाम आया और जब उसके बाद तस्दीक की गई तो ये बात सामने आई कि बहुत बड़ा स्मगलर है जो खाड़ी देशों से सामानों की स्मगलिंग जो है कराता है। और यही एक वजह है कि आरडीएक्स सप्लाई करने का जिम्मा इसे सौंपा गया था दाऊद इब्राहिम की तरफ से। और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि 93 ब्लास्ट को लेकर जिस तरह से कोर्ट में ट्रायल चली थी, तो इस बात को स्पष्ट किया गया था कि दुबई में बैठकर जब प्लानिंग रची गई थी तो मुस्तफा दोसा, मोहम्मद दोसा और दाऊद इब्राहिम, कुछ ऐसे 5 नाम हैं जो उस मीटिंग में शामिल थे और उस मीटिंग की पूरी जानकारी अबू बकर को भी दी गई थी। और यही एक वजह है कि एक अहम कड़ी इस 93 ब्लास्ट की मानी जा रही है। जिस तरह से आपने कहा कि अब जब उसे भारत लाया जाएगा और एक बार जब कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो इस आतंकी हमले में जो पीड़ित है
उन्हें जरूर कहीं ना कहीं इंसाफ की नजर तो आएगी, लेकिन साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जरिए कई अहम खुलासे हो सकते हैं। अगर इसने 93 ब्लास्ट में आरडीएक्स सप्लाई करने का रोल निभाया है तो हो सकता है कि आगे वाले जो ब्लास्ट में है उसमें भी कहीं ना कहीं उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल जरूर होगा। तो बहरहाल अब देखना होगा कि जब एक बार जांच की प्रक्रिया शुरू होगी भारत में और जब एजेंसियां इससे जांच करेंगी और पूछताछ करेंगी तो देखना होगा कि और क्या कुछ खुलासे होते हैं और क्या नए नाम सामने आते हैं। जी शंकर, आखिरी सवाल आपसे ही करना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार हम देखते रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, सीबीआई जब भी इस तरह की कोई प्रक्रिया करती है, कोई कानूनी कार्रवाई करती है तो बहुत ही एहतियात के साथ तमाम चीजें की जाती हैं और अचानक पता चलता है, चाहे वो मीडिया के सामने आए या फिर बाद में, कि अचानक ये पता चलता है कि जिस आदमी की तलाश की जा रही थी वो हिंदुस्तान पहुंच चुका है। ये जो पूरा सिस्टम है जिस तरह से अब किया जा रहा है, ये यकीनन पूरे हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिए काफी अहम माना जा रहा है और इस तरह के जो मामले हैं उनको सुलझाने में मददगार भी। निश्चित तौर पर देखिए, इस मामले पर जो हमारे जो खुफिया विभाग के सोर्स हैं उनसे जब बातचीत हुई तो उनका कहना था कि बीच में कई ऐसे और भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन इस मामले की भनक उन आतंकियों को लग गई, उन भगोड़ों को लग गई। उसके बाद वो इस मामले पर जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत चले गए, तो कुछ तो वहां से अपना लोकेशन चेंज कर लिए। तो इस बात की भनक मिलते, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो थी जो मीडिया में लीक हो जा रही थी, कुछ अधिकारियों के बीच में लीक हो जा रही थी, जिसके चलते उनका ऑपरेशन फेल हो जा रहा था। तो इसीलिए बीच में पिछले 6 महीने से एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है कि अगर कोई भी ऐसी मामले की जानकारी मिलती है तो औपचारिक तौर पर सीबीआई को भी नहीं बताया जा रहा है, क्यों? हालांकि ऑपरेशन सीबीआई का होता है, सीबीआई ही नोडल एजेंसी है इंटरपोल का। विदेश में जो भी मामले ऐसे आएंगे सबसे पहले सीबीआई को इस मामले की जानकारी दी जाएगी, लेकिन जो सीबीआई के टॉप ऑफिसर्स होते हैं सिर्फ उनको बताया जाता है। और इस मामले में जो पूरे ऑपरेशन की रूपरेखा है वो ऐसा माना जा रहा है कि ये एनएसए अजीत डोवाल की एक रूपरेखा है और उनके ऑपरेशन की प्लानिंग के मुताबिक ही उसको यहाँ पे लाया जाता है। पिछले अगर अन्य आरोपियों की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों पहले दीपक तलवार को लाया गया था, राजीव सक्सेना को लाया गया था और अगस्ता वेस्टलैंड झील मामले के आरोपी उसको लाया गया था, क्रिश्चियन मिशेल को लाया गया था। तो इस मामले में यहाँ तक कि एयरपोर्ट तक भी पहुंच चुका है, लेकिन सीबीआई औपचारिक तौर पे कुछ नहीं कह रही है। जी, तो बहरहाल हर कदम पे लगातार हमारी भी नजर हमारे तमाम रिपोर्टर्स के जरिए बनी रहेगी। पल पल का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। प्रशांत पांडे और शंकर आनंद दोनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आदाब।